हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 हिस्ट्री बुक का थर्ड चैप्टर दैट इज नोमैडिक एम्पायर को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो है जिसमें हम लोग इस पूरे ही चैप्टर को बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। बट इफ़ यू वांट द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है या फिर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है देन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर नोमैडिक किन सारे लोगों को कहा जाता है। नोमैडिक ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं रादर देन लिविंग इन वन प्लेस ऑल द टाइम। यानी कि नोमैडिक पीपल कभी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में सेटल नहीं रहते हैं, वे लोग टाइम टू टाइम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस एम्पायर को नोमैडिक पीपल के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर। यानी कि इस चैप्टर में हम ऐसे एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मंगोलिया में रहने वाले नोमैडिक पीपल के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। आई होप कि आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। नाउ अब हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी हमें यही बता रखा है कि आखिर नोमैडिक एम्पायर किसे कहा गया है। मंगोलिया में रहने वाले कुछ ऐसे नोमैडिक ग्रुप थे जिनके द्वारा इम्पेरियल फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी कि एक एम्पायर को कंस्ट्रक्ट किया गया था, एक एम्पायर को फॉर्म किया गया था। उसी एम्पायर को नोमैडिक एम्पायर कहा जाता है। जैसे कि हर एक एम्पायर में एक एम्पायर होता है, एक रूलर होता है जो कि पूरे ही एम्पायर को गवर्न करता है, पूरे ही एम्पायर के ऊपर रूल करता है। सिमिलरली नोमैडिक एम्पायर में भी एक एम्पायर थे एंड उस एम्पायर का नाम था चंगेज खान। चंगेज खान के लीडरशिप के अंडर में ही जितने भी मंगोल्स थे, मंगोलिया में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल थे उन्हीं सारे लोगों को मंगोल्स कहा गया है। चंगेज खान के लीडरशिप में ही मंगोल्स ने एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर को स्टेबलाइज किया था। ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर एक ऐसे एम्पायर को कहा जाता है जो कि एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में स्प्रेड होता है। ये जो नोमैडिक एम्पायर था ये एक कॉन्टिनेंट में स्प्रेड नहीं था बल्कि दो कॉन्टिनेंट में स्प्रेड था, दैट इज यूरोप एंड एशिया। इसीलिए नोमैडिक एम्पायर को एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर कहा गया है। चंगेज खान के लीडरशिप में मंगोल पीपल ने एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर को फॉर्म किया था, स्टेबलाइज किया था, जो कि यूरोप एंड एशिया में फैला हुआ था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 13 एंड 14 सेंचुरी। इसी एम्पायर को नोमैडिक एम्पायर कहा गया है एंड इस चैप्टर में हम लोग उसी एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमें नोमैडिक एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बता रखा है। नोमैडिक एम्पायर में जितने भी नोमैडिक पीपल थे उन लोगों ने कभी भी अपने लिटरेचर्स को प्रोड्यूस नहीं किया था, उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं लिखा था। इसी वजह से नोमैडिक पीपल के बारे में या फिर नोमैडिक एम्पायर के बारे में हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसका हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो पहला सोर्स है वो है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट, जो कि खासकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्रॉनिकल्स के थ्रू हमें थोड़ा बहुत नोमैडिक एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि न्यू जगहों में जाते हैं, न्यू जगहों में एक्सप्लोर करते हैं और अपने अकाउंट को रेडी करते हैं, जिसको ट्रैवल अकाउंट कहा जाता है। ट्रैवलॉग्स या फिर ट्रैवल अकाउंट्स के थ्रू भी हमें नोमैडिक एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान जो भी ऑफिशियल टेक्स्ट या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर किया गया था, उससे भी हमें नोमैडिक एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जो फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स। ये एक बुक है जिस बुक में चंगेज खान के लाइफ के बारे में एंड उनके द्वारा जो एम्पायर को फॉर्म किया गया था उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रखा है। इसके थ्रू हमें नोमैडिक एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड जो फिफ्थ सोर्स है वो है ट्रैवलॉग्स ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो जो कि एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, एक ट्रैवलर थे, उनके द्वारा जो अकाउंट लिखा गया था, उनके ट्रैवल अकाउंट से भी हमें नोमैडिक एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है।
सो दिस 5 वे द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जिसके थ्रू हमें नोमैडिक पीपल एंड उनके द्वारा जिस नोमैडिक एम्पायर को स्टेबलाइज किया गया था, सो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है ना। नेक्स्ट हमें नोमैडिक एम्पायर के फाउंडर, बैकग्राउंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा है। सो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया अबाउट द फाउंडर ऑफ नोमैडिक एम्पायर। सो चंगेज खान वाज द फाउंडर ऑफ नोमैडिक एम्पायर। चंगेज खान ने ही नोमैडिक एम्पायर को फाउंड किया था। चंगेज खान ने ही मंगोल पीपल को यूनाइट किया एंड फिर उनके हेल्प के थ्रू उन्होंने अपने नोमैडिक एम्पायर को फाउंड किया, नोमैडिक एम्पायर को स्टेबलाइज किया। सो चंगेज खान वाज द फाउंडर ऑफ द नोमैडिक एम्पायर। ना नेक्स्ट हमें मंगोल पीपल के बैकग्राउंड के बारे में बता रखा है। सो मंगोल्स वेर अ डाइवर्स बॉडी ऑफ ट्राइबल। सो मंगोलिया में रहने वाले जो अलग अलग ट्राइब के लोग थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल तातर्स, खितान, मंचूस एंड तुर्किक ट्राइब्स। सो इन सारे ट्राइब्स के लोगों को, इन सारे ट्राइब्स के ट्राइबल पीपल को मंगोल्स कहा जाता है। सो ये सारे ही मंगोल पीपल सिमिलर लैंग्वेज को ही बोलते थे। सो कुछ मंगोल पीपल पैस्टोरलिस्ट होते थे, यानी कि वो लोग पशुओं को पालते थे, वेरेस कुछ और मंगोल पीपल हंटर गैदरर्स होते थे, यानी कि वो लोग हंटिंग करते थे और फूड को गैदर करते थे। सो मंगोल पीपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे, वे लोग पीजेंट्री नहीं होते थे, क्योंकि वो लोग किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में ज़्यादा देर तक सेटल ही नहीं रहते थे। सो मंगोल पीपल मंगोलिया में रहते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड ये लोग खासकर टेंट्स में ही रहा करते थे। सो जैसे कि मंगोल पीपल नोमैडिक ट्राइबल पीपल होते थे, ये लोग कभी भी एक प्लेस में सेटल नहीं रहते थे। सो इसी वजह से ये लोग अपने घरों को भी नहीं बनाते थे। सो जब भी वो किसी एक न्यू प्लेस में जाते थे, सो उसी प्लेस में वो लोग टेंट्स को बनाते थे एंड टेंट्स में ही वो लोग रहा करते थे। एंड अगर हम लोग मंगोल पीपल के सोसाइटी की बात करें, सो उनका पैट्रियार्कल सोसाइटी होता था। पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि एक ऐसा सोसाइटी जिसमें जो मेल मेंबर होता है उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। फैमिली में जो हेड होता है वो एक मेल मेंबर ही होता है। सो ये था मंगोल पीपल या फिर नोमैडिक पीपल का एक बैकग्राउंड जो कि मंगोलिया में रहते थे ना। नेक्स्ट हमें नोमैडिक एम्पायर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा है। सो नोमैडिक पीपल का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर। सो मंगोल पीपल ने चंगेज खान के लीडरशिप में एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर को फॉर्म किया था। साथ ही साथ चंगेज खान ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा वर्क किया था। यानी कि चंगेज खान ने अपनी सोसाइटी को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया था, साथ ही साथ अपने मिलिट्री को भी ऑर्गेनाइज किया था। सो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था चंगेज खान के इतने ज़्यादा एक्सपेंशन में। सो चंगेज खान का जो ऑर्गेनाइज मिलिट्री था, जो ऑर्गेनाइज आर्मी था, सो उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर को फॉर्म करने में। साथ ही साथ चंगेज खान ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया था। उनके रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड अपने पीक पॉइंट में था। सो ये था चंगेज खान या फिर नोमैडिक पीपल का कॉन्ट्रीब्यूशन ना। नेक्स्ट हमें चंगेज खान के लाइफ एंड करियर के बारे में बता रखा है, साथ ही साथ उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बता रखा है। सो चंगेज खान का जन्म होता है लगभग 1162 के टाइम पीरियड के दौरान इन मंगोलिया। सो चंगेज खान का जो ओरिजिनल नेम था, जो रियल नेम था, वो था तैमूजिन। सो जब उनका जन्म होता है, सो जन्म के बाद उनका नाम तैमूजिन रखा जाता है। चंगेज खान के जो पिता थे उनका नाम था यशुगाय, जो कि कियाई ट्राइब के चीफ्टेन थे, यानी कि कियाई ट्राइब के एक मुखिया थे, एक लीडर थे। सो चंगेज खान कियाई ट्राइब से बिलोंग करते थे। बट चंगेज खान बहुत ही ज़्यादा छोटे थे जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, उनके फादर का मर्डर हो गया था। सो इसकी वजह से चंगेज खान की जो मदर थी, जिनका नाम था ओइलुनिक, सो उनकी मदर ने ही चंगेज खान को एंड चंगेज खान के जो दूसरे भाई थे उनको पाल पोस के बड़ा किया था ना। नेक्स्ट हमें चंगेज खान की वाइफ के बारे में बता रखा है, जिनका नाम था बोरते। सो बोरते को किडनैप कर लिया गया था। सो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से चंगेज खान के अंदर में जो मिलिट्री एक एबिलिटी था वो हमें देखने को मिलता है। अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए ही चंगेज खान का जो एक एम्पायर बनने का एक जो जर्नी था उसकी शुरुआत होती है। सो चंगेज खान जब अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सो उस दौरान चंगेज खान की कई सारे दोस्त भी बनते हैं, कई सारे फ्रेंड्स भी बनते हैं, जैसे कि बोगोरचू, जम्बुका एंड ओंग खान। सो इन सारे दोस्तों के हेल्प से ही चंगेज खान अपनी वाइफ को छुड़ा लेते हैं। सो उसके बाद चंगेज खान के द्वारा काफ़ी सारे कॉन्क्वेस्ट किए जाते हैं एंड धीरे धीरे उनका जो एम्पायर बिल्डिंग का जो प्रोसेस था उसकी शुरुआत होती है। सो चंगेज खान के सारे अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट चंगेज खान जब धीरे धीरे एक के बाद एक टेरिटरी को एक्वायर करते जा रहे थे, जब उनका एक डोमिनेंट पोजीशन सिक्योर हो गया था, सो उसके बाद से ही उन्हें चंगेज खान का टाइटल मिला, नहीं तो उनका जो ओरिजिनल नेम था वो था तैमूजिन। सो चंगेज
चंगेज खान को चंगेज खान का टाइटल मिला, साथ ही साथ उनको ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स कहा गया, साथ ही साथ उनको ओशियनिक खान एंड यूनिवर्सल रूलर का भी टाइटल मिला। सो चंगेज खान के इन्हीं सारे अचीवमेंट्स की वजह से, इन्हीं सारे कॉन्क्वेस्ट की वजह से चंगेज खान एक नॉर्मल ट्राइबल पीपल से एक एम्पायर बन जाता है, एक रूलर बन जाता है। एंड फाइनली 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। ना नेक्स्ट अब हम लोग चंगेज खान के अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चंगेज खान ने अपने सारे ही राइवल्स को डिफीट किया। चंगेज खान के जितने भी दुश्मन थे, सारे ही दुश्मन को चंगेज खान ने सबसे पहले डिफीट किया। उसके बाद चंगेज खान ने चाइना को कॉन्क्वेयर किया। चाइना को रूल करने वाले जो सी शिया पीपल थे उनको डिफीट किया। इसके अलावा चंगेज खान ने काराखेता डायनेस्टी के रूलर को डिफीट किया, ख्वारिज्म के रूलर को डिफीट किया। साथ ही साथ चंगेज खान ने अपने आर्मी को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आर्मी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एम्पायर के एम्पायर बिल्डिंग में। चंगेज खान का भी जो आर्मी था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चंगेज खान के एम्पायर को फॉर्म करने में। चंगेज खान ने अपने आर्मी को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। अपने आर्मी को उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रेन किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन वे में अपने आर्मी को ट्रेन किया था, अपने आर्मी को प्रिपेयर किया था कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, वार करने के लिए। चंगेज खान के पास कहीं ना कहीं बहुत ही इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रैटेजीज भी था। ये जो पूरा टाइम पीरियड था फ्रॉम 1203 टू 1227, इस टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान अपने एम्पायर का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन करते हैं अपने आर्मीज़ के हेल्प के थ्रू। एंड इस टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान को बहुत ही ज़्यादा विक्ट्री मिलती है, बहुत ही ज़्यादा जीत मिलती है। ये था चंगेज खान का लाइफ एंड करियर। साथ ही साथ हमने चंगेज खान के अचीवमेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर चंगेज खान। जब 1227 में चंगेज खान की डेथ हो जाती है, चंगेज खान के डेथ होने के बाद मंगोल एम्पायर का किस तरीके से एक्सपेंशन होता है। चंगेज खान के डेथ होने के बाद मंगोल एम्पायर का जो एक्सपेंशन था उसको हम लोग दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फेज था वो था फ्रॉम 1236 टू 1242। इस टाइम पीरियड के दौरान रशियन स्टेप, बुल्गारिया, पोलैंड एंड हंगरी, इन सारे एरियाज के ऊपर मंगोल एम्पायर का एक्सपेंशन होता है, इन सारे एरियाज को कॉन्क्वेयर किया जाता है। एंड दूसरा जो फेज था वो था फ्रॉम 1255 टू 1300। इस टाइम पीरियड के दौरान पूरी ही चाइना को, साथ ही साथ ईरान, इराक एंड सीरिया को कॉन्क्वेयर किया जाता है। इन सारे एरियाज को कॉन्क्वेयर किया जाता है, इन सारे एरियाज में मंगोल एम्पायर का एक्सपेंशन होता है। मंगोल मिलिट्री फोर्सेस को कुछ डिफीट का भी सामना करना पड़ता है इन द डिकेड्स आफ्टर 1260s। जो सेकेंड फेज था, सेकेंड फेज में 1260s के टाइम पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के दौरान मंगोल मिलिट्री फोर्सेस को कुछ डिफीट का यानी कि कुछ हार का भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमें मंगोल एम्पायर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रखा है। सबसे पहले हम लोग नोमैडिक एम्पायर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नोमैडिक एम्पायर में जो अलग अलग ट्राइब के लोग रहते थे, ट्राइब के जो एडल्ट मेल होते थे यानी कि जो पुरुष होते थे, वही लोग आर्म्स को बोर करते थे व्हेन डिमांडेड। यानी कि अगर कभी भी मंगोल एम्पायर के ऊपर किसी दूसरे एम्पायर के द्वारा या फिर दूसरी डायनेस्टी के द्वारा अटैक किया जाता था, उस दौरान ट्राइब के जो मेल मेंबर होते थे वही लोग आर्मी में रिक्रूट होते थे, वही लोग हथियार उठाते थे और फिर युद्ध में जाते थे। जब भी डिमांड आता था, जब भी रिक्वायरमेंट होता था, ट्राइब के जो मेल मेंबर होते थे वही लोग आर्मी में रिक्रूट होते थे। एंड जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि चंगेज खान ने सारी ही मंगोल ट्राइब को एक साथ यूनाइट किया था। चंगेज खान का जो आर्मी था वो एक हेट्रोजेनियस बॉडी था। हेट्रोजेनियस बॉडी यानी कि चंगेज खान के मिलिट्री में, चंगेज खान की आर्मी में हमें अलग अलग ट्राइब्स के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग ट्राइब्स के मेंबर देखने को मिलते हैं। इसीलिए चंगेज खान का जो आर्मी था वो एक हेट्रोजेनियस बॉडी था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुर्किक, वीगर एंड कैरियर, ये सारे जो ट्राइब के मेंबर्स होते थे ये लोग चंगेज खान के आर्मी में इंक्लूडेड होते थे। ये था नोमैडिक एम्पायर का सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग नोमैडिक एम्पायर के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शुरुआत में नोमैडिक एम्पायर में जो आर्मी था वो ऑर्गेनाइज था अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्टेप सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट, यानी कि डेसिमल यूनिट का जो पुराना सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग ही आर्मी ऑर्गेनाइज था। डेसिमल यूनिट या फिर डेसिमल सिस्टम में जनरली सोल्जर्स को 10, 100, 1000 या फिर 10,000 के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। इस तरीके से पहले नोमैडिक एम्पायर का जो आर्मी था वो ऑर्गेनाइज था। बट चंगेज खान ने ये जो पुराना ट्राइबल ग्रुपिंग था, ये जो डेसिमल यूनिट का सिस्टम था, इसको डिवाइड किया, इसको खत्म किया और उन्होंने उन सारे मिलिट्री
मिलिट्री के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू द न्यू मिलिट्री यूनिट्स। सो चंगेज खान के द्वारा एक न्यू मिलिट्री यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया एंड फिर उन्हीं सारे न्यू मिलिट्री यूनिट्स में उन्होंने सारी ही आर्मी के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड अगर कोई भी इंडिविजुअल यानी कि कोई भी आर्मी का जो मेंबर है अगर वो अपने ग्रुप से बिना परमिशन से निकलता है देन उनको बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया जाता था। सो चंगेज खान का जो न्यू मिलिट्री यूनिट था सो उसमें जो सबसे लार्जेस्ट सोल्जर्स का यूनिट था उसमें हमें 10,000 सोल्जर्स देखने को मिलते थे। सो चंगेज खान के 4 बेटे थे एंड ये जो न्यू मिलिट्री यूनिट था ये चंगेज खान ने अपने चारों बेटों में ही डिवाइड कर दिया था। सो विद दिस हम लोगों ने नोमैडिक एम्पायर के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। ना नेक्स्ट हमें नोमैडिक एम्पायर के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रखा है। सो चंगेज खान के द्वारा जितने भी न्यू एरियाज को कॉन्क्वेयर किया गया था सो उन सारे ही न्यू एरियाज को चंगेज खान ने अपने 4 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो उसको 4 उलूस कहा गया। उलूस का मतलब होता है फिक्स टेरिटरीज। सो चंगेज खान ने अपने चारों ही बेटों को फिक्स टेरिटरीज दे दिया रूल करने के लिए। सो इससे क्या होगा, उनके बेटों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा टेरिटरीज को लेकर। सो चंगेज खान के जो सबसे एल्डेस्ट सन थे यानी कि जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था जोची, सो चंगेज खान ने जोची को रशियन स्टेप्स दे दिया। चंगेज खान के जो दूसरे बेटे थे जिनका नाम था चगताई, सो चगताई को चंगेज खान ने ट्रांस ऑक्सीनियन स्टेप एंड लैंड्स नॉर्थ ऑफ पेमेर माउंटेन। सो पेमेर माउंटेन के नॉर्थन साइड में जो एरिया था सो वो सब कुछ चंगेज खान ने चगताई को दे दिया। चंगेज खान के जो तीसरे बेटे थे जिनका नाम था ओगुदाई, सो ओगुदाई ने ही चंगेज खान को सक्सीड किया था एंड ओगुदाई ने काराकोरम में अपने कैपिटल को स्टेबलाइज किया था। चंगेज खान के जो सबसे यंगेस्ट सन थे यानी कि जो सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम था तोलू, सो तोलू को मंगोलिया का लैंड मिला। सो इस तरीके से चंगेज खान ने अपने सारे ही न्यूली कॉन्क्वेर्ड एरिया को अपने चारों बेटों में डिवाइड कर दिया। सो चंगेज खान ये चाहते थे कि उनके सारे ही बेटे कलेक्टिवली उनके एम्पायर के ऊपर रूल करें। सो इसी वजह से चंगेज खान ने अपने सारे ही न्यूली कॉन्क्वेर्ड एरिया को अपने चारों बेटों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने हर एक बेटों को एक फिक्स टेरिटरी दे दिया ताकि उनके जो बेटे हैं वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और अपने अपने फिक्स टेरिटरीज के ऊपर रूल करें। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन इन मंगोलिया। सो मंगोलिया में चंगेज खान के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान के अंडर में किस तरीके से ट्रेड एंड कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट होता है। सो नेक्स्ट हमें उसी के बारे में बता रखा है। सो इसने हमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बता रखा है। सो पहला है यम। यम का मतलब होता है अ कुरियर सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय चंगेज खान। सो चंगेज खान के द्वारा एक कुरियर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो उसी को यम कहा जाता है। सो ये जो कुरियर सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा रैपिडली काम करता था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करता था। सो अगर चंगेज खान को किसी भी एरिया में किसी भी मैसेज को पहुँचाना है देन कुरियर सिस्टम में जो भी पर्सन काम करते थे वो बहुत ही तेज़ी से उनका जो मैसेज है, उनका जो संदेश है वो उस जगह पे पहुँचा देते थे। सो इसी कुरियर सिस्टम को यम कहा जाता है। दूसरा है कुपकट टैक्स। सो ये जो टैक्स है ये नोमैडिक पीपल के द्वारा दिया जाता था विलिंगली यानी कि अपनी मर्जी से फॉर द मल्टीपल बेनिफिट्स। यानी कि जो नोमैडिक ट्राइबल पीपल होते थे वे लोग अपने राजा को, अपने एम्पायर को टैक्स दिया करते थे। उसी टैक्स को कुपकट टैक्स कहा जाता है। सो इस टैक्स के द्वारा उन्हें मल्टीपल बेनिफिट्स मिलता था। राजा उनके लिए काफ़ी सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ को करते थे। नेक्स्ट है कनत। सो कनत का मतलब होता है अंडरग्राउंड कैनल्स एंड एट द लास्ट हमें बाज टैक्स के बारे में बता रखा है। सो बाज टैक्स ट्रेडर्स के द्वारा पे किया जाता था फॉर अ पास फॉर सेफ कंडक्ट। यानी कि अगर ट्रेडर्स को सेफली ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था टू द मंगोल खान, टू द मंगोल रूलर। सो उसी टैक्स को बाज टैक्स कहा जाता है। ना नेक्स्ट हमें मंगोल एम्पायर के ब्रेकअप के बारे में बता रखा है। सो पूरा ही मंगोल एम्पायर 4 खनत में स्प्लिट हो गया था यानी कि 4 डायनेस्टीज में डिवाइड हो गया था। सो चंगेज खान के जो 4 बेटे थे सो उन्होंने अपना अपना सेपरेट डायनेस्टी को फॉर्म किया। सो इसकी वजह से पूरा ही जो मंगोल एम्पायर था सो वो 4 डिफरेंट डायनेस्टीज में स्प्लिट हो गया था, डिवाइड हो गया था। सो पहला है गोल्डन हॉर्स। सो ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में स्टेबलाइज किया जाता है। दूसरा है यन डायनेस्टी या फिर ग्रेट खनेत। सो ये चाइना में स्टेबलाइज किया जाता है। तीसरा है इल खनित। सो ये साउथ ईस्ट एंड पर्शिया में स्टेबलाइज किया गया था। एंड फोर्थ है चगताई खनित एंड ये सेंट्रल एशिया में स्टेबलाइज किया गया था। सो इस तरीके से पूरा ही जो मंगोल एम्पायर था वो 4 डायनेस्टी या फिर 4 खनित में स्प्लिट हो गया था, डिवाइड हो गया था। ना नेक्स्ट हमें यासा के बारे में बता रखा है। सो यासा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द चंगेज खान यासा। सो चंगेज खान के द्वारा 1206 में यासा को इंट्रोड्यूस किया गया था एट द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टन जिसको कुरियलताई कहा जाता है। सो मंगोल चीफ्टन का भी एक असेंबली हुआ करता था, उसी असेंबली को कुरियलताई कहा जाता है। सो चंगेज खान ने 1206 में यासा को कुरियलताई में इंट्रोड्यूस किया था। सो यासा का मतलब होता है द कोड ऑफ लॉ। यानी कि चंगेज खान के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए गए थे जो कि उनके ट्रेडिशन एंड
एंड कस्टम के अकॉर्डिंग था, सो उसी को यासा कहा जाता है। शुरुआत में ये जो टर्म था यासा, इसको यशक लिखा जाता था, जिसका मतलब होता है लॉ, डिक्री या फिर ऑर्डर। बट फिर बाद में चंगेज खान ने यसक से इस टर्म को चेंज करके यासा कर दिया। यासा कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन के रिगार्डिंग में ही यासा में हमें रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, आर्मी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, या फिर पोस्टल सिस्टम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन के रिगार्डिंग ही हमें रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते हैं यासा में। यासा वॉज द लीगल कोड ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान का जो लीगल कोड था उसी को यासा कहा जाता है। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के कंक्लूजन के बारे में बता रखा है। चैप्टर के कंक्लूजन में हमें चंगेज खान के बारे में ही बता रखा है। चंगेज खान सबसे ग्रेटेस्ट लीडर हुआ करते थे मंगोलिया के, एंड चंगेज खान ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मंगोल पीपल को यूनाइट किया था। मंगोल पीपल जो कि ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइडेड हुआ करते थे। चंगेज खान ने ही सारे ही मंगोल पीपल को एक साथ यूनाइट किया। साथ ही साथ चंगेज खान ने मंगोल पीपल को फ्री किया फ्रॉम द ट्राइबल वार्स, यानी कि ये जो अलग अलग ट्राइब के मंगोल पीपल थे, ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। इन सारे लड़ाई झगड़ों से चंगेज खान ने ही उन लोगों को फ्री किया। साथ ही साथ चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन से भी चंगेज खान ने ही मंगोल पीपल को फ्री किया। साथ ही साथ चंगेज खान ने ट्राइबल पीपल को प्रॉस्पेरिटी लाके दिया। चंगेज खान ने ही एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर को स्टेबलाइज किया। चंगेज खान ने ट्रेड रूट्स एंड मार्केट को भी रीस्टोर किया। इसी वजह से चंगेज खान को एक ग्रेट नेशनल हीरो माना जाता है मंगोलिया में, एंड चंगेज खान को एक आइकॉनिक फिगर माना जाता है फॉर द मंगोल पीपल। ये था इस चैप्टर का कंक्लूजन। विद दिस हमारा पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है, देन सारी वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड चैप्टर नंबर 3 के अलावा अगर आपको अपने क्लास 11 हिस्ट्री के किसी दूसरे भी चैप्टर्स के ऐसे ही वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड बाकी जितने भी वीडियोस मैंने कहा, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11 हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा। प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप इन सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखना चाहते हैं। नाउ आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, ताकि उन लोगों को भी इस चैप्टर को समझने में हेल्प मिले। नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।